अगर हम आने वाले 10 साल के लिए पोर्टफोलियो डिजाइन करें तो एआई, कॉपर, डेटा सेंटर, डिफेंस, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में जरूर जगह बना सकते हैं। और जब मैं इन सेक्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा ऐसा डेटा देखने को मिला जिससे मेरी आंखें फट गई। अब वो कौन सा डेटा था, कौन सी इंडस्ट्री थी और कौन सी कंपनी थी जो कि मार्केट लीडर बन सकती है आने वाले 10 से 20 साल के अंदर, ये मेरी रिसर्च में निकल के आया। ये रिसर्च पर्सनली मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए करता हूं, लेकिन लाइफ में पहली बार एक हफ्ते की मेहनत जो मैंने रिसर्च में ढूंढी वो मैं आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। 30 पेज की रिसर्च रिपोर्ट मैंने तैयार करी है अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर, अलग अलग इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर, और कौन कौन से सेक्टर्स आने वाले टाइम पे ग्रो करेंगे, ये सब मैंने डीप एनालाइज करा है और उस रिपोर्ट में आपके लिए फ्री में दिया है। आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरी रिसर्च है, मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए ये रिसर्च करी थी और ये पूरी रिसर्च आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। शुरू करते हैं वीडियो। आपको जैसे पता होगा अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया और जो मदुरो हैं उसको उठा करके ले गए अपनी कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए कि आप गलत गलत काम करते हो, इससे अमेरिका को बड़ी दिक्कत होती है। अब जब ये चीज सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब जो चाइना है वो ताइवान पे हमला कर सकती है, जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर और कब्जा कर सकती है, और जो अमेरिका था जो पूरी दुनिया का नेता था आज की डेट में वो खुद गलत काम कर रहा है। तो इस समय पे दुनिया के अंदर एक चीज जो कि हर जगह बढ़ रही है और आने वाले टाइम पे हो सकता है बजट में इंडिया के ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखे, वो है हमारा डिफेंस बजट। क्योंकि दुनिया के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है कि कोई देश किसी पे भरोसा नहीं कर रहा, और चाइना जब ताइवान पे हमला कर सकता है तो क्या अरुणाचल प्रदेश छूट जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। हम जरूर उससे फाइट बैक कर सकते हैं, और फाइट बैक करने के लिए हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे जो अनसर्टेनिटी है दुनिया के अंदर ये बढ़ती ही जाएगी, ऐसा जो एक्सपर्ट है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, जो प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है, मतलब 1.54 लाख करोड़ के आसपास FY25 में। ये 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इस सेक्टर के अंदर, और 26 के अंदर 3.3 लाख करोड़ के आसपास की यहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है हमारी सरकार। अब ये जो इतना सारा डिफेंस बजट है ये डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है, मतलब जो एक्सपेंशन है वो 150% से ज्यादा होने वाला है, जो कि करंट लेवल है। और जिस हिसाब से दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी है, ये जो बजट है इंडियन गवर्नमेंट का ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। अब इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि डिफेंस के अंदर काम करती है और लीडिंग प्लेयर है? अगर आप जानते हो तो ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में भी इसका योगदान था, और इंडिया के जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं मिसाइल से रिलेटेड, एमिनिशन से रिलेटेड, इसी कंपनी को सबसे ज्यादा मिलते हैं। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, ये सरकारी कंपनी है, मार्केट कैप 3,02,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है ये। स्टॉक का पी 35 के आसपास है, ROC 33.9 और ROE 26.1 के आसपास है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर करती है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रिपेयर और मेंटेनेंस करती है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को। इसका जो बिजनेस सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग से 24%, सर्विसेज से 70%, अदर से 6% के आसपास के रेवेन्यूज आते हैं। अगर हम टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो ऑल टाइम हाई के टॉप लाइन ग्रोथ दिख रहे हैं, ऑल टाइम हाई की बॉटम लाइन ग्रोथ दिख रही है। और जिस हिसाब से दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी है और HUL अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और जो डिमांड दुनिया के अंदर ही बढ़ती जा रही है, वो हमें यह संकेत देता है कि जो इंडस्ट्री है ये आने वाले टाइम पे तेजी से ग्रो करेगी। इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने काफी सारे और अलग अलग स्टॉक को भी एनालाइज किया, जो आपको नीचे PDF के अंदर मिल जाएगा। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी रिसर्च है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मुझे समझ आया वो मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला सेगमेंट है डेटा सेंटर और AI से। अगर हम देखें तो रिसेंटली जो गूगल है उसने बोला कि वो $15 बिलियन AI डेटा सेंटर को बनाने में लगाएगा, जो कि इंडिया के अंदर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट Amazon ने प्रॉमिस करी है और इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट मेटा ने भी प्रॉमिस करी है, और अलग अलग लोग अलग अलग डेटा सेंटर बनाने वाले हैं इंडिया के अंदर। अब इंडिया के ऊपर जो बड़ी बड़ी कंपनी है इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? इंडियन गवर्नमेंट एक रूल लेके आई थी कि इंडिया का डेटा इंडिया के डेटा सेंटर में होना चाहिए, और इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी बहुत बड़ा डेटा सेंटर नहीं था। तो इसी वजह से ये सारी कंपनियां इंडिया का डेटा इंडिया में रखने के लिए ये डेटा सेंटर बना रही है। जो हमारी सरकार है वो डेटा सेंटर के ऊपर बड़े बड़े एग्जम्पशंस भी दे रही है, जिससे ये भी साबित होता है कि आने वाले टाइम पे डेटा सेंटर इंडिया में बनेगा। लेकिन जो डेटा सेंटर बनेगा वो सिर्फ अच्छी बात नहीं होती। अगर हम बात कर रहे हैं गुजरात में, गुड़गांव में, नोएडा में, यहां पे आने वाले टाइम पे डेटा सेंटर्स बन सकते हैं,
तो यहाँ पर जो पानी की कमी है ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जो डेटा सेंटर है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है कि उसको मेंटेन करना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए भी हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जो कि इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, जो कि डेटा सेंटर और एआई वाली कंपनीज की साइड से आने वाला है। तो इसके लिए हमने चूज किया है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। आपको मैं बता दूं ये रिस्की कंपनी होने वाली है, कैसे अभी बताता हूं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 94.4 मतलब एक्सपेंसिव है। अगर हम देखें डेट टू इक्विटी 0.2 जो कि अच्छी बात है, आरओसी 37.5 और आरओई 27.7। सीजी पावर इंडस्ट्री सॉल्यूशन जो है एक ग्लोबल एंटरप्राइज प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशन टू यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर फॉर मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होंगे वो इनके पास होंगे, ये पावर सप्लाई करेगी डेटा सेंटर्स को, और ये एक मेजर कंपनी हो सकती है जो आने वाले टाइम पे डेटा सेंटर की बैकबोन बने। डेटा सेंटर किसका बैकबोन है? एआई का। एआई को भी पावर चाहिए, डेटा सेंटर को भी पावर चाहिए, और पावर जनरेट कौन कर सकता है? सीजी पावर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो कंपनी है ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, और मुरुगप्पा ग्रुप अपने आप में एक फेमस नेम है। चोलामंडलम आपने काफी बार नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एनबीएफसी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, कोई ऐसा घपले की न्यूज आज तक सामने नहीं आई, मैनेजमेंट काफी सॉलिड है, ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, तो वो इसी ग्रुप की है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इसी ग्रुप की है, सीजी पावर इसी ग्रुप की है। तो मैनेजमेंट हाई क्वालिटी का है। एज ऑफ नाउ अभी तक कोई भी बैड न्यूज इसके लिए नहीं है। लेकिन क्या ये कंपनी रॉकेट बन सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे अभी इन्हें नए नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जिससे नई नई जनरेशन करेंगे। ये जिस बिजनेस के अंदर है ये हाई केपेक्स बिजनेस है। डेटा सेंटर में भी इनका पार्ट खुल रहा है धीरे धीरे, बट अभी भी इनके रेवेन्यू इतने ज़्यादा नहीं आते हैं डेटा सेंटर से, तो इसको अभी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। लेकिन एक पावर जनरेशन कंपनी है जो कि सपोर्ट कर सकती है इन फ्यूचर डेटा सेंटर वाली कंपनीज को, तो इसलिए ये भी आपकी नज़रों में हो सकती है। मेरे रिसर्च में निकल के आया तो ये मेरी नज़रों में है। वीडियो पसंद आ रही है, अगेन बोलूंगा सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अब अगर मैं बात करूं एआई की, क्योंकि जो एआई है ये कोई भी फ्यूचर की चीज़ नहीं है, आज की डेट के अंदर है, आपका काम काफ़ी आसान कर देगा। अगर आपको एआई यूज़ करना आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो एआई के लिए कौन से स्टॉक्स हैं? इंडिया के अंदर डायरेक्ट जो एआई में काम कर रहा है ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई एआई वाली कंपनी नहीं है जो कि लिस्टेड है। हमारी जितनी भी आईटी कंपनी है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो एआई पे काम नहीं करती। लेकिन अगर हमें एआई के अंदर अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 1 जनवरी को बोला था कि भाई मैं एआई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज भी मैं यही बोलूंगा कि मैं इस साल भी कंटिन्यूअसली एआई में इन्वेस्ट कर, लेकिन किस तरीके से करूंगा वो है म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड का नाम है मिराय एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ। अगेन कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये ईटीएफ एक ऐसा ईटीएफ है जो कि फंड ऑफ फंड है ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार ये म्यूचुअल फंड ना नए पैसे ले नहीं रहा। बात सही है, हमारे देश के अंदर एक रूल आया कि इंडिया से बहुत सारा पैसा विदेश की कंपनियों में नहीं लगा सकते। आई थिंक $7 बिलियन ईयरली किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। तो अगर आप पराग पारिक में इन्वेस्ट करते थे या इसमें इन्वेस्ट करते थे तो इन्वेस्टमेंट रुक गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अगर आप करना चाहो अपनी रिसर्च की बात कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे ये ईटीएफ अवेलेबल है जो कि एआई के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब एआई के ऊपर हमें बहुत सारी नॉलेज तो नहीं है, एज एन इंडियन हमें बहुत सारी नॉलेज नहीं है कि भाई कौन कौन सी कंपनियां एआई में कैसा काम कर रही है। तो ईटीएफ एक सेफ ऑप्शन हो जाता है अगर हमें एआई के अंदर पोजीशन बिल्ड करनी है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो इसी वजह से हमने इस वाले ईटीएफ को चूज करा है। मेरी रिसर्च में ये ईटीएफ काफी अच्छा निकल के आया, फंड ऑफ फंड है। तो अगर हम चाहें अपनी रिसर्च करने के बाद तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, सो ये मैं आपको ओपनली बताता हूं। अब अगर आप इंडिया में रहते हो या इंडिया के बारे में जानते हो तो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, ऑफिशियली हमारी सरकार ने भी बोल दिया है। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी प्रोजेक्ट की जा रही 6.9 के आसपास की, और यहां पे बोला गया है रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4 के आसपास की होगी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9 के आसपास हो सकती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अब जब जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं। अब जब ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में सबसे पहले क्या बनेगा? घर। इंडिया के अंदर घर लेना एक सपना है लोगों का, इसलिए जो होम फाइनेंस कंपनी की मार्केट ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। जो इंडिया का हाउसिंग सेक्टर है 2025 में $532 बिलियन के आसपास है, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है $1264 बिलियन तक जा सकता है 2034। मतलब
एनुअली 10.08% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है। ये जो इंडस्ट्री है ये अपने आप में बढ़ रही है, ये एक्सपर्ट का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, एक्सपर्ट का कहना है, जो इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। ये रिसर्च जब मैं कर रहा था तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे जो कि एनडीटीवी के पे थे, न्यूज़ 18 पे थे। ये सारे आर्टिकल पढ़ के ये नंबर मुझे दिखा जो कि कॉमन था हर जगह पर। और ये जो ग्रोथ है ये 3 फेजेस में होने वाली है। जैसे कि प्रीमियम हाउसिंग इनिशिएटिव बेनिफिट करेगा 200+ मिलियन लोअर इनकम हाउस होल्ड को। मतलब क्या है, गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे वो आपको घर देते हैं, और काफ़ी सारे जो प्रीमियम हाउसेज हैं इंडिया के टीयर 1 में वो ग्रो कर रहा है, मतलब टीयर 1 भी ग्रो कर रहा है, टीयर 2 भी ग्रो कर रहा है, टीयर 3 भी ग्रो कर रहा है। और इंडिया में कोई इंसान मरना पसंद करेगा लेकिन वो अपना घर बेचना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि छोटे टिकट साइज के लोन बांटती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकती हैं। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जो ग्रोथ है ये और भी ज़्यादा है। अगर आप एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक को अगर होल्ड कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये तो टीयर 2 और टीयर 3 को भी टारगेट करती है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे इनके इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। तो टीयर 2 और टीयर 3 के लिए काफ़ी अलग अलग स्टॉक हो सकते हैं, काफ़ी अलग अलग कंपनीज हो सकती है। मेरी पर्सनल फेवरेट है होम फर्स्ट फाइनेंस। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में ये वाला स्टॉक है। अगर आप देखोगे मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, स्टॉक का पी 24.6 का है, प्राइस टू बुक 2.76 और रिटर्न ऑन एसेट 3.1 के आसपास का। कि मेजर करेक्शन से रिसेंटली ये कंपनी गुजर रही है। अगर हम बात करें अच्छा खासा टूट चुकी है, मतलब काफ़ी मेजर गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है 30% से ज़्यादा की। अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए इसका 1.50 है, जो कि एक खतरे का साइन है। अगर नेट एनपीए बढ़ रहा है तो खतरे का साइन है। पहले इसका नेट एनपीए इतना नहीं था जिस वजह से कंपनी के अंदर ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन एनपीए गिर रहा है, मतलब ये पैसा तो दे पा रहे हैं लेकिन रिकवर नहीं कर पा रहे। ये मेजर खतरे का साइन होता है किसी भी होम फाइनेंस कंपनी के लिए इन लॉन्ग रन। लेकिन इन्होंने पहले भी ये चीज़ करा, क्योंकि 20 साल पुरानी ये कंपनी है, पहले भी ये चीज़ करी है, आज भी ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो ये चीज़ हमारी नज़रों में होनी चाहिए। ग्रॉस एनपीएस के 1.90 के आसपास है। अगर मैं बात करूं इसके टॉप लाइन ग्रोथ की, तो टॉप लाइन ऑल टाइम हाई के आसपास है, बॉटम लाइन ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन एनपीए बढ़ रहे हैं, ये खतरे का साइन हो सकता है। तो जब भी इस कंपनी के आप आगे जाकर के एनालाइज करो तो ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि भाई एनपीए कम हो गए या फिर नहीं हुए। एनपीए कम हो गए होंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर एनपीए कम नहीं हुए होंगे तो भाई एक मेजर रिस्क हो सकता है इस कंपनी के अंदर। लेकिन ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। अभी मैं होम फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो बहुत अलग अलग कंपनीज हैं। मेरे लिए मुझे पसंद है, आपके लिए कोई अलग हो सकती है। आपको कौन सी पसंद है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं एक ऐसे इंडस्ट्री की जिसके ऊपर यूएस काफी ज्यादा बुलिश है। इसका नाम है कॉपर इंडस्ट्री। कॉपर ने यूएस में क्रिटिकल मिनरल जो लिस्ट है वो ज्वाइन कर ली है, लेकिन यूएस के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। कॉपर क्यों यूज़ होता है? कॉपर यूज़ होता है डेटा सेंटर की, अगर आपको वायर्स चाहिए तो वो कॉपर की बनेगी। अगर आप कहीं पे मिक्सिंग कर दोगे ना, जैसे आप कई बार सिल्वर मिक्स कर सकते हो, लोहा मिक्स कर सकते हो, तो इससे जंग लग जाता है, जिस वजह से ये जो वायर है ये खराब हो जाती है। लेकिन डेटा सेंटर के लिए मोटी मोटी वायरें चाहिए होती है, इसी वजह से ये जो कॉपर है इसकी कमी हो सकती है 2030 तक, ये एक्सपर्ट का प्रोजेक्शन है। यूएस के पास इतनी सारी होने के बावजूद क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर इसको डाल दिया है, मतलब आने वाले टाइम पे ये माइन करना मुश्किल हो पाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप आज ढूंढ भी लेते हो इसकी माइनिंग, तो भी आपको प्रोडक्शन शुरू करने में 10 से 15 साल कम से कम लगेंगे। 2030 तक ऑलरेडी इसकी शॉर्टेज प्रिडिक्ट कर दी गई है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, काफ़ी सारे एक्सपर्ट के थ्रू। इस वजह से एक फोमो बन गया है गोल्ड और सिल्वर के बाद कॉपर के अंदर। अगर हम बात करें और मान ले कि कॉपर की जो डिमांड है, जो कि डेटा सेंटर, एआई, ईवी, इन सब की वजह से बढ़ रही है, तो इंडिया में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है? ना इंडिया में कोई ईटीएफ है इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहोगे, ना ही कोई म्यूचुअल फंड है, और स्टॉक्स भी हैं वो कहीं ना कहीं कॉपर में काम करते हैं। लेकिन 2 या 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि कॉपर के अंदर काम करती हैं और इंडिया के अंदर मार्केट लीड कर रही हैं। अगर हमें ये लगता है कि जो कॉपर है ये आने वाले टाइम पर शॉर्टेज पैदा कर सकता है, तो ये कंपनीज अच्छी हो सकती है हमारी नज़रों के लिए। ये रिस्की कंपनीज होंगी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर कॉपर की डिमांड इतनी नहीं बढ़ती तो ये कंपनियां रेवेन्यू नहीं बना पाएंगी, गिर जाएंगी। सेकंड चीज़, जो कमोडिटी वाले स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि सिक्लिकल होते हैं। कई बार चलते हैं 5 साल 10 साल तक चलते रहते हैं, और कई बार गिरते हैं तो 5 साल 10 साल तक गिरते रहते। तो ये सिक्लिकल कंपनीज हैं। हिंडल्को इंडस्ट्रीज, अगर हम बात करें, जो कंपनी है ये एस्टैब्लिश हुई थी 1958 में, मतलब पुरानी कंपनी है। ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। ये कंपनी मेनली प्रोडक्शन में इंगेज है एल्यूमिनियम एंड कॉपर की, जिस वजह से इस कंपनी को हम अंडर वैल्यूड कंपनी कह सकते हैं सब पे, क्योंकि 2,11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई 11.8 का है। याद रखना कमोडिटी स्टॉक्स के पीई कम होते हैं हमेशा।
अगर हम बात करें ROCE 14.8 का है, ROE 14.0 का, डेट टू इक्विटी 0.56, क्योंकि मनी इंटेंसिव बिजनेस है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो अगर इन्हें अपनी नई खदानें स्टैब्लिश करनी होगी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है इस पे। अगर ये एक के ऊपर चला गया तो दिक्कत हो सकती है। अगर हम इसके रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ हम ईयर ऑन ईयर लेवल पे देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो भी वो ऑल टाइम हाई के आसपास रिसेंटली पहुंच चुके हैं। लेकिन आप देखो यहाँ पे मैं दिखा दूं कि भाई नेट रेवेन्यू काफ़ी बार गिर भी जाते हैं, मतलब बॉटम लाइन गिर भी जाती है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कुछ ताबड़तोड़ कुछ हो रहा है। डिमांड एक्चुअली इस समय पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। पहले सिल्वर की हुई, फिर गोल्ड की हुई, अब कॉपर की हो रही है, और कॉपर माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे बंद हो जाएगा। और ये रियल डिमांड है, ये कोई बबल वाली डिमांड नहीं है जो कि किसी ने ऐसे ही प्रोड्यूस कर दी है। अब जो आने वाली इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है, और हम एक ऐसी चीज़ विटनेस कर रहे हैं जो जनरेशन ने विटनेस नहीं करी होगी। एक नई इंडस्ट्री बनते हुए हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो ये कंपनी उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम, स्पेशली कॉपर की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो आने वाले 10 से 15 साल 20 साल तक मुझे लगता है ग्रो कर सकती हैं। करेंगी नहीं करेगी आगे देखेंगे, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जो रिसर्च करी, जिसमें 30 पेपर की रिसर्च मैंने लिखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। मेरी रिसर्च है, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए करी थी मैंने, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद आ गई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।